हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। देखो, अपना जो एसएससी सीएचएसएल का 2020 का एग्जाम चल रहा है, उसमें हमने जो कल की शिफ्ट थी, तीनों शिफ्ट डिस्कस की। ठीक है। तो तीनों ही शिफ्ट में कोई ज़्यादा अच्छा लेवल का मैथमेटिक्स नहीं था। इस शिफ्ट में भी बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नया नहीं है। कुछ भी नया का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो काफ़ी सालों से रिपीट नहीं हो रहे हैं और आ नहीं रहे। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो डेटा है, ठीक है, जैसे ट्रिपलेट वगैरह जो भी हो गया, वो भी रिडंडेंट ही है। मतलब वो बार बार यूज हो रहा है ना, वही वाला ट्रिपलेट भी है, कोई नया ट्रिपलेट भी वो यूज नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए हैं ना, तो वो उससे बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, नहीं आने वाले बिल्कुल। और ज़्यादा भी नहीं करने, सिर्फ 2019 का जो पेपर हुआ था, है ना, मतलब जो 2020 में सीएचएसएल हुआ है, उसके पेपर अगर किसी ने सोल्व किए हुए हैं तो भी यहाँ पर वो इजीली सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं आज की शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखो, पहला हमें दिया हुआ है कि 3u+2v, एक्स वाई के वेरिएबल की जगह u v ले लिया है, तो 7 है और u v की वैल्यू भी दे दी है हमें, और हमसे पूछा है 3u-2v। बताओ अब इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, दो चीजें हैं इसे करने के लिए। पहला तो ये कि a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b के होल स्क्वायर से, मतलब a+b का जो होल स्क्वायर है ना, वो a-b के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है। ये आइडेंटिटी अगर आप याद करोगे ना, तो काफी आपको हेल्प मिलेगी डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया, तो ये 3u+2v का होल स्क्वायर जो मेरे पास होता है, और 3u-2v का जो होल स्क्वायर होता है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3u, क्योंकि a यहाँ पर क्या है, 3u है, और b यहाँ पर क्या है, 2v है। ये आने वाला है। तो देखो, 4×3 = 12, 12×2 = 24 uv का आएगा, है ना। तो ये uv है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर 3u+2v की वैल्यू हमें दी हुई है, ये तो 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3u-2v का होल स्क्वायर। क्लियर है। और uv की वैल्यू भी हमें दी हुई है, कितना, ये 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और ये 9 7 7 जा 49 होगा, तो ये माइनस का 48 इज इक्वल टू में 3u-2v का होल स्क्वायर। तो ये 1 आया। तो यहाँ से 3u-2v की जो वैल्यू आएगी ना, वो √1, जिसे 1 ही हम लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने बोला कि a+b का जो होल स्क्वायर होगा, वो a-b के होल स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर +2ab आता है इस वाली आइडेंटिटी में, और यहाँ माइनस का 2ab आता है। मतलब ये 2ab ज्यादा है और ये 2ab कम है, तो +4ab का डिफरेंस यहाँ पर दोनों में देखने को हमें मिलेगा, है ना। और उसी आइडेंटिटी को यूज किया, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, इसकी वैल्यू दी हुई थी, और u भी हमने निकाल लिया। बस यहाँ पर रखते समय इस चीज को मत भूल जाना, आप डायरेक्ट यहाँ पर u भी रख दोगे, है ना। जबकि यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3u, और b का काम कौन कर रहा है, 2v। तो इसे रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी और भी सम कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा आइडेंटिटी लगा दें, a+b का होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 9u² + 4v² माइनस 2, 3×2 = 6, 2 = 12uv, है ना। यहाँ से uv की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ से हम इसे करेंगे तो 9u² + 4v² प्लस में 12uv, और ये आएगा हमारे पास कितना, 49। तो यहाँ से uv की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा, 24। तो यहाँ पर 24 हो गया, तो ये 25 आया। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो ये 25 - 12 24, है ना। तो ये कितना आ गया, 1। और ये किसकी वैल्यू है, इसके होल स्क्वायर की, 3u-2v का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, √1, मतलब कि 1 ही फाइनल आंसर होगा। तो कैसे भी कर सकते हो। ये आइडेंटिटी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये बहुत यूज होती है ये। अब देखो, किया तो यहाँ पर भी हमने उसी चीज को, लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट हम रिजल्ट याद कर लिए तो 2 स्टेप फाइनल रहेंगे, आगे रहेंगे, और ये यूज बहुत ज्यादा होता है, वरना सभी आइडेंटिटीज हमें रटनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखो, इस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अलजेब्रा में। दोनों शिफ्ट में भी पीछे क्वेश्चन आया था, तीनों शिफ्ट में, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सेम नहीं है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर जो 1/x वाली टर्म होगी ना, उसमें क्या बनाना होगा, 2x बनाना होगा, क्योंकि जब भी तो 4x² हुआ है ना। तो यहाँ पर 2x बनाना होगा, तो मैंने 2x से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बना, x, ये बना -3, क्योंकि 2 से भी कैंसिल आउट होगा, और ये प्लस का 1/2x और इज इक्वल टू में 0। ये तो 0 भाई साहब, इन्हें तो किसी से भी डिवाइड करो, ये अपने आप को नहीं बदलेंगे। तो x + 1/2x इज इक्वल टू 3 हुआ। अब हमें चाहिए क्या, स्क्वायर वाला चाहिए, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x² + 1
बाय 4x² प्लस, चाहो तो यहाँ पे 2ab वाली टर्म लिख लो, तो ये होगा 1/2x इज इक्वल टू में 9। तो ये देखो 2x से 2x गया, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा तो ये 8 आया, और हमें इसी की वैल्यू बतानी थी जो कि होगी 8, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इंक थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम इंक से पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है PQR। अच्छा, अभी एक मिनट, थोड़ा आगे का पढ़ते हैं चीजों को। इनस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, ये एक सर्किल के अंदर घुसा हुआ है, और एंगल Q और एंगल R हमें दिया हुआ है। तो देखो पहले तो एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सर्किल, अपने पास कोई सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में एक ट्राइंगल है अपने पास PQR। तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, और इसे थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक सर्किल में एक ट्राइंगल इस सर्किल के अंदर बनाया PQR। ये P, ये Q और R होगा अपने पास, P Q और R, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया, इसके सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल Q जो है वो 70 डिग्री है, और एंगल जो R है वो 55 डिग्री है। PT इज परपेंडिकुलर टू QR, मतलब P से T पर, T पॉइंट मतलब कि QR पर एक पॉइंट लेंगे, उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये PT हो गया, इससे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। इफ PO इज एक्सटेंडेड, अगर PO को एक्सटेंड किया जाए, देखो O क्या होगा, सर्किल का सेंटर होगा। मैं यहाँ पर कहीं सर्किल का सेंटर ले लेता हूँ। तो जब PO को ज्वाइन किया और फिर उसको एक्सटेंड किया, तो ये O पॉइंट है, और इसको जब आगे एक्सटेंड किया तो ये QR को U पॉइंट पर कट करता है। और अब हमें बताना है कि एंगल TPO कितना होगा, एंगल TPO कितना होगा, हमें ये बताना है। तो TPU, O नहीं सॉरी, TPU हमें बताना है। तो TPU देख लेते हैं। TPU ये वाला एंगल होगा अपने पास, थीटा एंगल, मैं इसे मान लेता हूँ। देखो अब यहाँ पर इस एंगल को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होगी, क्या होगी, इन दोनों एंगल का डिफरेंस होगा। तो एंगल थीटा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री, जो कि होगा 15 डिग्री अपना आंसर। ये एंगल का डिफरेंस होता है। आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का ये क्वेश्चन आ गया है। देखो 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस अपने पास 3 होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस 3 हो गया। अब नेक्स्ट है 38% का। अगर 38% का हमने डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 रुपये पर हमने 38 का डिस्काउंट दे दिया है, तो 50 पर हमने 19 का दिया होगा। इसका मतलब 50 रुपीज अगर किसी आइटम की मार्क प्राइस है तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 31 में बेचा गया होगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस टोटल कितना निकल कर आया, 200, और यहाँ से 3 जा 9। लेकिन हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 372, मतलब इस 93 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या है, 372 है। तो यहाँ से देखो, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 चौक 36 और 4 तिया 12, तो ये 4 बार जा रहा है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि डिस्काउंट हमने कितना दिया है। तो डिस्काउंट हमने कितने का दिया है, देखो अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता 800, लेकिन हमसे पूछा है डिस्काउंट कितने का दिया है, और वो भी रुपीज में हमसे पूछा है, ठीक है। अगर परसेंट में निकालना होता तो इस पर हमने डिस्काउंट दिया है कितने का, 107 का, ठीक है। तो 107 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ जाता, डिस्काउंट परसेंट टोटल, या फिर हम यहाँ से भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस D1 D2 डिवाइड बाय 100
ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये किया, लेकिन यहाँ पर हमसे जो पूछा था वो डिस्काउंट पूछा था रुपीज में। तो देखो 107 यूनिट का हमने डिस्काउंट दिया है और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा डिस्काउंट इन रुपीज होगा और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें बताना है जो कि डिविजिबल है किससे, 71 से। तो देखो मेरे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, पहले तो मैं ये देख लेता हूं। तो 1 लाख मेरे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। अब मुझे चाहिए कि स्मॉलेस्ट तो हो और 6 डिजिट का भी हो, लेकिन 71 से डिविजिबल हो। तो मैं इसे 71 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, क्या ये डिविजिबल है। तो देखो 71, तो 1/1 टाइम जाएगा, ये कितना आएगा 9, 29, ये 0, 7 चौक 28 होता है, तो ये 4 टाइम जाएगा, तो ये आएगा 284। तो यहाँ पर 6 और ये बस 6 ही आएगा, 10 - 4 ये तो 28 हो ही गया। नेक्स्ट मैंने 0 लिया, ठीक है, ये वाला 0 यहाँ चल रहा है और ये वाला 0 यहाँ चल रहा है, अभी एक और बचेगा, तो ये 2 0 लेने पड़ेंगे। तो 7 8 56, 8 टाइम जाएगा, तो ये 568 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 और ये कितना आएगा 9 - 6 3 32। मतलब जब हमने 1 लाख को 71 से डिवाइड किया तो वो 32 रिमाइंडर अपने पास आ रहा है, 32 रिमाइंडर अपने पास आ रहा है। मतलब 1,32 हमारे पास जो नंबर होगा ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चाहे तो आप करके देख लो, यहाँ पे अगर 32 होता तो यहाँ कितना आता, 3 आता, यहाँ रिमाइंडर फिर कितना बन जाता, सॉरी 39 आता, ठीक है। तो ये 9 आता है, यहाँ पे ये 9 आता, तो ये देखो 9 टाइम ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, इससे 9 टाइम ये चले जाता। तो यहाँ पर क्या आ जाता, 639, और रिमाइंडर कितना आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो 1,39,000 अपना क्या होता, फाइनल आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है ना वो 9,000, प्रिंसिपल कितना है 9,000 है, रेट क्या है 12.5%, इसका मतलब 1/8, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। और 9 मंथ के लिए लिया गया है, ये वाला जो रेट होगा वो कितने मंथ के लिए होगा, 12 मंथ के लिए होगा, लेकिन हमें चाहिए कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से तो डिवाइड कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कर लो, करना है तो ये 8 चौक 32 आएगा और ये 3 है, 9 3 27, 27,000 डिवाइड बाय 8 चौक 32, ठीक है। तो ये हमें ऐसा ही निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो हमें कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स इज इक्वल टू 7 दिया है। और इस तरह का क्वेश्चन हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो भी किया था, कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं और ये बार बार रिपीट हो भी रहे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, मैंने यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया कोसेक एक्स अपॉन कोटेक्स, तो राइट साइड में भी लगेगा 7 + 1 8 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 4/3। कोसेक एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं और कोट एक्स को कोस x बाय sin x लिख सकते हैं। तो sin x से sin x कटा, ये आया sec x, ठीक है। या फिर इसे हम ये बोलते हैं कि 1/cos x है, तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। इसका मतलब ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 16 - 9 रूट का 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद sin x की वैल्यू तो हमें मिल ही गई है, sin x कितना हो जाएगा, √7/4। बस इस वैल्यू को हमें इसके अंदर डालना और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इफ ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय 24 km/h और 32 km/h। मतलब जितना डिस्टेंस वो इससे चल रहा है उतना ही इस स्पीड से चलता है, और टोटल उसे 7 घंटे लगते हैं अपनी जर्नी में, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो इस हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इनका कितना एलसीएम आएगा, ये 32 और यहाँ पर 3 टाइम, तो ये 96 हो जाएगा। तो ये इस स्पीड से कितना चलना पड़ रहा होगा, इसे 4 आवर्स के लिए चलना पड़ रहा होगा, और इसे कितना चलना पड़ रहा होगा, 3 आवर्स, तभी जाकर ये 90 इस स्पीड से 96 का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब जब ये टोटल हमने टाइम देखा तो ये 7 आवर्स ही बैठ रहा था, मतलब कि वो इस स्पीड से कितने घंटे चला होगा, 4 घंटे चला होगा, तो उसने 96 का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और इस स्पीड से वो 3 घंटे चला होगा तो उसने 96 का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा।
तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 96 इस स्पीड से और 96 ही इस स्पीड से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हमने कर दिया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 192 हमारे पास क्या आ गया, किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस हमें दिया गया है। देखो रोम्बस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, ए बी सी हम मान लेते हैं, ए बी सी डी एक रोम्बस मान लेते हैं जिसके दो डायगोनल होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो हमें पता है ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दोनों डायगोनल, और बाइसेक्ट भी करते हैं करने को। तो ये 148 है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में होगा, तो 4 तिया 12 और 7 चौक 28, 37 ईच लेंथ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एरिया चाहिए, और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 रोम्बस के लिए। तो देखो एक रोम्बस की लेंथ तो मुझे, एक डायगोनल की लेंथ तो मुझे 24 गिवन है, छोटी वाली, तो ये छोटी वाली ये है, तो ये बाइसेक्ट हो रही होगी, तो यहाँ तक ये 12 होगी और ये भी 12 होगी। तो ये वाली लेंथ देखो, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बन रहा है, ये 35 होनी चाहिए। जब मैं ट्रिपलेट यूज करूंगा यहाँ पर तो ये 35 निकल कर आएगा, तो ये भी 35 होगा क्योंकि बाइसेक्ट होती है। तो दूसरे डायगोनल की जो लेंथ आ गई, ये तो 24 गिवन थी, ये कितनी आ गई है, 70 आ गई है, और मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये 12, तो 12 7 84, तो 840 अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास किसी बैग में दो तरह की बॉल है, व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल, और 4:7 में, और ब्लैक बॉल के हमें नंबर बताए हुए हैं कि 260 है। तो देखो 7 तिया 21, और मतलब यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ जाती है। ठीक है, ये शायद 280 होना चाहिए, डेसिमल में होगा तो 260/7 मान लेते हैं, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें बताना है 4 यूनिट की वैल्यू, तो इसे हम सोल्व कर लेंगे, जो डेसिमल में आंसर आ रहा होगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। व्हाइट बॉल हमसे पूछे थे, तो बताओ व्हाइट बॉल कितने होंगे, तो जब रेशियो में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि टोटल बॉल जो हमारे पास बैग में है, टोटल बॉल जो हमारे पास बैग में है वो कितनी है, 260 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 4 11, तो फिर 11 यूनिट की वैल्यू अपने पास 260 होगी। और फिर हमें अगर व्हाइट बॉल निकालना है तो यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे और 4 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि व्हाइट बॉल कितनी है, 4 यूनिट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने इस तरह की सभी चीजों को किया है, तो आपको आता भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ए किसी काम को 6 डेज में और बी उस काम को 8 दिन में कर लेता है, और दोनों अगर 3 दिन तक काम करते हैं तो रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीट करता है 2 दिन में। समझ गए, मतलब ए ने अगर 6 दिन लिए हैं, बी ने अगर 8 दिन लगे हैं, तो काम कितना होगा, 8 तिया 24 यूनिट काम मान लेते हैं। तो इसने 4 दिन में किया होगा और इसने 3 दिन में किया होगा, तो ये उनकी एफिशिएंसी आ गई है, सॉरी 4 की स्पीड से, तो ये एफिशिएंसी आ गई है। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7, और दोनों ने जब साथ मिलकर काम किया है तो कितने दिन किया है, 3 दिन। तो 7 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया है, तो कितना काम कर लिया, 21 काम कर लिया, 21 में से 24 में से, तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया अपने पास, रिमेनिंग वर्क रह जाता है 3 यूनिट। और वो काम किया किसने, सी ने, कितने दिन में, 2 दिन में, तो वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1.5, तो ये सी की एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ऑफ सी। अब वो कह रहा है कि 3/4 ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी अगर दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं, उसी काम का 3/4 करते हैं, तो टोटल काम तो कितना था, 24, उसका 3/4 कर रहे हैं, तो 6 चौक 24, तो 6 तिया 18 यूनिट काम को करना है, और बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी तो 3 है और सी की एफिशिएंसी 1.5 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4.5। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 डेज में वो 3/4 काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अ गर्ल स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड आइटम एंड 20% ऑन शॉपिंग। तो देखो, अगर ये बोला क्या है कि दोनों ही, ये बोले कि दोनों ही इनकम कर हमें परसेंट दिया हुआ है, तो इनकम का 35 कर दिया और इनकम का 20%, तो टोटल कितना स्पेंड कर दिया है, 55। और अगर 100% इनकम में से 55% स्पेंड किया है, एक्सपेंडिचर है, तो सेव उसने कितना किया होगा, 45%, और 45% हमें दिया हुआ है 5250। तो देखो 45% की वैल्यू ये है, हमें चाहिए क्या, इनकम बतानी, इनकम मतलब हमें 100% बताना है, तो हम क्या करेंगे, 5250 डिवाइड बाय 45% मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है,
परसेंट नहीं, क्योंकि परसेंट तो मैंने यहाँ रख ही लिया है, 45 को डिवाइड में भेजा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे सोल्व कर लेंगे, जो भी अपना आंसर आ रहा होगा वो क्या होगी, उसकी इनकम होगी। तो कर लेते हैं 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 25 और 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 54, तो ये आ रहा होगा 11,666 समथिंग अपना आंसर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि देखो एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, AB कितना है 15√3 और BC कितना है 20√3 और हमें AC बताना है। तो ट्रिपलेट लग रहा है यहाँ पर। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15 और इंटू √3। तो √3 दोनों के पास है, तो √3 तो यहाँ पर भी होना चाहिए। ये 5 तिया 15, ये 5 चौका 20 है, तो ये 5 25 होना चाहिए। तो ये 25 √3 अपने पास आ जाएगा। देखो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनेगा ना। ठीक है, तो AC कितना होगा 25 √3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन थे। तो ये जितने क्वेश्चन मिल पाए उतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं डिस्कस, और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो बाद में पता चल जाएगा तो उन्हें देख लेंगे। तो इससे ये तो आइडिया लग जाता है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन अपने पास नहीं आ रहे हैं, सिंपल है, लेकिन बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखने को मिल रही है क्वेश्चन में। तो वो तो बेसिक है, मिलनी भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नॉर्मल पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी अब आगे के शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।